के हटने के बाद मोहम्मद यूनुस को देश की कमान सौंपी गई। लेकिन यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर भयंकर संकट से गुजर रहा है। 7 महीनों में 140 से ज्यादा गारमेंट फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। इसके चलते 1 लाख से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। गारमेंट कंपनियों में मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा, जिसके चलते मजदूरों की ईद फीकी होने वाली है। मजदूर सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में हैं, उससे अब वहां की राजनीति में भारी अस्थिरता पैदा हो गई है। लोगों का गुस्सा सरकार पर लगातार बढ़ रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि बांग्लादेश में इमरजेंसी लगने वाली है। वहीं दावा यह भी है कि शेख हसीना की वापसी होने जा रही है। क्या बांग्लादेश ने पाकिस्तान की राह पर चलकर बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या बांग्लादेश का भी हाल अब पाकिस्तान की तरह दुनिया के सामने भीख मांगने वाली होने वाली है, या फिर शेख हसीना की वापसी से बांग्लादेश अपनी गलती सुधारने को तैयार है? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। वही हमारे साथ रिटायर्ड मेजर AK सिवाज जी जुड़ चुके हैं, ग्रुप कैप्टन QK देवनाथ जी ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप तीनों का बहुत स्वागत है। आप तीनों आपको स्क्रीन पे यहाँ नजर भी आ रहे हैं। OP तिवारी जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। बांग्लादेश में जो हालात अब नजर आ रहे हैं, तख्ता पलट के बाद से ही लोग बेरोजगार हो रहे हैं, खाने के लिए मोहताज वहां पे लोग हो गए हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं, हिंसा हो रही है, प्रदर्शन लगातार हो रहा है। बांग्लादेश में लोगों को ऐसा लग रहा था कि शेख हसीना के जाने के बाद जो उम्मीद वहां की आम जनता कर रही थी वो तो पूरा हो नहीं पाया। क्या लग रहा है बांग्लादेश में कि जो हालात अभी नजर आ रहे हैं, आखिरकार वहां पे हो क्या रहा है? देखिए, ये जो बांग्लादेश की सिचुएशन हुई है, इसमें बांग्लादेश रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जब मेन कैटलिस्ट रहा है वो अमेरिका रहा है। जिस तरीके से उन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट किया, लेकिन ये बहुत लंबा समय हो गया, 7 महीने हो गए हैं। बांग्लादेश ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर उसका अपना नेचुरल रिसोर्सेज हो जिसके बल पर काम कर सकता है। अब शेख हसीना ने पिछले अपने 10 साल के टेन्योर में, उससे ज़्यादा टेन्योर में जितनी मेहनत की थी, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई थी। इस मैन्युफैक्चरिंग की वजह से पाकिस्तान की, बांग्लादेश का GDP और जो ग्रोथ था पाकिस्तान से काफी आगे गया। अब अगर इस तरह का अनरेस्ट होगा तो जो बाहर के लोगों ने पैसा लगाया हुआ, इन्वेस्टमेंट किया हुआ बाहर के लोगों ने, वो तो अपना विड्रॉ करेंगे, बिकॉज उनकी कंपनी बंद हो रही है। क्या होगा इसका डायरेक्ट असर? तो बांग्लादेश की लेबर फोर्स पर पड़ेगा ही, क्योंकि बांग्लादेश खाली लेबर इंटेंसिव जगह है जहां पर लेबर चीप लेबर है, इसलिए वहां पर भी फैक्ट्री पर्टिकुलरली कॉटन मिल जो चल रही थी। अब इस तरीके का अगर हालात तो वहां पर है कि जो मर्जी जिसको मार के भगा सकता है, अगर प्राइम मिनिस्टर को वहां से भगा सकता है, तो उस देश की कंडीशन कैसी होगी? अब ये 7 महीने हो गए हैं। अब उनके प्रेजेंट जो केयर टेकर प्रेसिडेंट है, उनकी किस्मत खराब है कि वो अमेरिका का तख्ता पलट गया, और जो अमेरिका से उनको सपोर्ट मिल रहा था, जिसकी उम्मीद थी, वो खत्म हो गई है। अब ये किसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। और इस तरीके से अगर थोड़ा और लंबा चला, अगर ये स्टोर नहीं हुआ सब कुछ, थोड़ा और लंबा चला, तो इनकी हालत पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। पाकिस्तान के ऊपर से रिसोर्सेज है, थोड़ा कुछ कंट्रोल है, इस आर्मी कंट्रोल की है। यहाँ पर तो ना आर्मी के कंट्रोल में है, ना पॉलिटिकल लीडर के कंट्रोल में होगा। टोटल अनरेस्ट होगा, सिविलियन अनरेस्ट होगा, जो सब तोड़ फाड़ शुरू हो गई। जैसे प्रेसिडेंट के घर में पहले उन्होंने तोड़ फाड़ की थी और जाकर अंदर खाना खाया था और सब कुछ किया था, बिकॉज यहाँ पुलिस और मिलिट्री बिल्कुल इनइफेक्टिव है। इसकी पाकिस्तान की सिचुएशन से स्लाइटली बेटर है, बिकॉज आर्मी कंट्रोल करती है, आर्मी के प्रति थोड़ा लोगों को डर है। यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ कोई डर नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से शेख हसीना ने इनकी GDP और ग्रोथ को लाइन पर लाके बांग्लादेश को अच्छा किया था और पाकिस्तान से आगे चल रहा था। लेकिन ये स्थिति अगर अनदर 6 मंथ्स और चली, कि पाकिस्तान से बहुत पीछे चले जाएंगे, ये मैटर ऑफ कंसर्न इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होगा। और इसको हमें चेक करना, और उनको जैसे भी सहयोग हो, इंडिया के लिए भी बड़ा कंसर्न होगा। और पाकिस्तान में रिसोर्सेस है, लेकिन इसके बावजूद वहां के हालात क्या हम देख ही रहे हैं, सबके सामने ही हैं। AK सिवाज जी, क्योंकि बांग्लादेश की कमाई का सबसे बड़ा जरिया गारमेंट एक्सपोर्ट है, और इसी पे अब सबसे बड़ा असर हम देख रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, हो क्या रहा है वहां बांग्लादेश में? देखो, सच्चाई ये है, बांग्लादेश की हालात खराब इसलिए होती जा रही हैं क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जब से शेख हसीना वहाँ से गई है, और एक प्रकार से ये पपेट गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनुस की, और इसको लेकर आया था अमेरिका डीप स्टेट, तो सिचुएशन जो एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर कितनी ख़राब हो रही है, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है, रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। और यही नहीं कि आज की तारीख में जमात इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन कंट्रोल करने, तो एक लेबर अनरेस्ट पैदा हो गया। जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की मानी हुई थी, और ये सच्चाई थी कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करती थी कोई इंडस्ट्री बांग्लादेश की, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। वो उसका कम से कम 30 to 40% एक्सपोर्ट जो है बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये लेबर इंटेंसिव है। इसके अंदर लोगों को काम मिलता था, एम्प्लॉयमेंट था। और अगर आप देखें कि वन पॉइंट ऑफ टाइम
बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत से भी ज़्यादा होता था। उसकी वजह यही थी कि उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। मगर जब से शेख हसीना गई है सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। एक प्रकार से लेबर अनरेस्ट है, लोगों को अपनी पे नहीं मिल रही, डर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कहीं उनको ठप ना हो जाए। वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई दो, एक तो पावर नहीं मिल रही है और एक पानी की प्रॉब्लम है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चाहिए होता है। तो सच्चाई यह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर आप 7-7, 8-8 घंटे का पावर कट देंगे तो फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो भट्टा गोर हो जाएगा। सच्चाई यह है कि आज की तारीख में बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। इनको अब ये सुनने में आया अनएम्प्लॉयमेंट जो कि काफी कंट्रोल कर रखी थी शेख हसीना की, उसमें अब वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। उनकी 37% हो रहा है, इन्फ्लेशन इनका अभी डबल फिगर में चला गया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है और सच्चाई है कि इनका जो इंपोर्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं और जो इंडस्ट्रीज थी टेक्सटाइल के अलावा दूसरी भी वो भी बंद पड़ी। जो इन्वेस्टमेंट आने वाले थे बांग्लादेश के अंदर करीब करीब 18 बिलियन डॉलर के, वो अब बंद हो गए क्योंकि उनको लगता है कि उनका पैसा डूब सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा है क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं, क्योंकि रेडिकलाइजेशन बढ़ा है, लोग जो अब डरते हैं वहां पर फॉरेन इन्वेस्टर आने का। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज बांग्लादेश की सिचुएशन है वो तो पाकिस्तान को भी बीट कर जाएगा कुछ एक समय में। पाकिस्तान से भी ज्यादा उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने वाली है, वो कटोरा लेके घूमेंगे पाकिस्तान के साथ। और इसका श्रेय दो चीजों से, एक तो ये जो डीप स्टेट ने तख्ता बदला, मोहम्मद यूनुस कंट्रोल में नहीं है, जमात इस्लामी, उसके बाद बांग्लादेश मुजाहिदीन, ये जो स्टूडेंट यूनियन है ये एक प्रकार से स्टूडेंट यूनियन कम है, आतंकवादी ज्यादा है। दूसरा आईएसआई ने गढ़ बना लिया। एक चीज हमें समझ नहीं पड़ेगी, जो आईएसआई है वो जो रोहिंग्या थे, जो पैसा मिलता था वहां पर अमेरिका की तरफ से, बाकी उसमें भी कमी आ गई। तो मुझे लगता है कि जो 12 से 14 लाख के करीब रोहिंग्या बिठा रखे हैं इन्होंने कोक्स बाजार में, वो भी अब ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वो उनको आईएसआई रेडिकलाइज कर लिया, वो भारत की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। तो सच्चाई है अगर बांग्लादेश के अंदर अप ह्यूअर होता है, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होती है, तो भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। भारत को यकीन करना चाहिए कहीं ना कहीं सिचुएशन कंट्रोल में आए, मगर जिस हिसाब से अभी सिचुएशन है वो लगता है कि मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल में नहीं है। जनरल जमान इसको देख रहे हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो एक लगता है कि काफी प्रोफेशनल है, वो चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो, मगर आज की तारीख में ऐसा लग नहीं रहा। आज की तारीख में बांग्लादेश की जो 5 पैरामीटर है कि उनकी इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रही है, उनकी लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो गया है, बिल्कुल। और यही वजह है कि भारत के लिए भी चिंताजनक स्थिति ये हो रही है बांग्लादेश में, जो हालात फिलहाल बने हुए हैं। यहाँ पे यूकी देवनाथ जी, जिस तरीके से भी जानकारी AK सिवाज जी ने भी दी है कि भारत की चिंताजनक स्थिति बनने वाली है और बांग्लादेश में जो हालात अभी बने हुए हैं, साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की राह पर निकल चुका है। आने वाले समय में हो सके पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दे, कंगाली छाने के आसार वहां नजर आने लगे हैं। अगर भारत के लिए स्थिति अच्छी नहीं है तो भारत को यहाँ पे क्या कदम उठाने की जरूरत है? जी हाँ सोनिका, जैसे कि एयर मार्शल तिवारी जी ने कहा और मेजर जनरल शिवाज सर ने भी कहा, बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत गंभीर है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो भारत पर पड़ रहा है। जैसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, बांग्लादेश हर साल करीबन 45,000 टका का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था, तो जो कि काफी बड़ी मात्रा है भारत से भी। बांग्लादेश भारत के तुलना में ही टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश की फिगर से भारत की फिगर जो है महज कुछ प्रतिशत कम है, यानी दिखाता है कि भारत और बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आदान प्रदान होता था वो बहुत ही इंटरडिपेंडेंट है। सोनिका, होता ही है कि भारत से बांग्लादेश बड़ी तादाद में कॉटन टेक्सटाइल और कॉटन फैब्रिक इंपोर्ट करता था और अपने यहाँ स्टिचिंग करने के बाद विदेशों में एक्सपोर्ट करता था। तो बांग्लादेश में जो ये अपहीवल हो रहा है, इससे भारत के जो कॉटन एक्सपोर्ट है, रॉ मटेरियल या फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसको थोड़ा एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। इसके कई कारण हैं। देखिए, बांग्लादेश में उथल पुथल हो रही है तो विदेशी कंपनियां जो हैं वो अपने सप्लाई ऑर्डर्स वहां नहीं दे रही हैं, वो अपने सप्लाई ऑर्डर्स दे रही हैं जो कंपनियां अभी मलेशिया में हैं, थाईलैंड में हैं।
भारत की कुछ कंपनियों को भी इसका फायदा हुआ, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो बांग्लादेश से ऑर्डर करते थे, अब वो अपनी सोर्सिंग जो है गुजरात और महाराष्ट्र की कुछ टेक्सटाइल कंपनियों से करने लगी हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत ही ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार के बारे में काफी सेंसिटिव है। जैसे ही बांग्लादेश में मानव अधिकारों के हनन की खबरें आई, माइनॉरिटीज पर जुल्म की खबरें आई, तो यूरोपियन यूनियन बाय प्रिंसिपल अपने ऑर्डर्स को बांग्लादेश से निकालकर दूसरे देशों में ले जा रहा है। अब कुछ अमेरिकन टेक्सटाइल इंपोर्टर्स जो आते थे बांग्लादेश में, वो भी अब भय के मारे नहीं आ रहे, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत उथल पुथल है, स्टेबिलिटी नहीं है, उनकी पर्सनल सुरक्षा के कारण वो वहां नहीं आ रहे हैं। तो जाहिर बात है, फिर वो बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो सैंपल सिलेक्शन होता है, ऑर्डर प्लेसमेंट होता है, स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, बैच सैंपलिंग होती है, उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो सोनिका, भारत के लिए ये असल में अगर मैं देखूं एक अपॉर्चुनिटी भी है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इस वक्त यूरोप और अमेरिका से ऑर्डर्स बांग्लादेश से जो कैंसिल हो रहे हैं उनको भारत की तरफ डाइवर्ट करा सकती है। जी सोनिका। ओपी तिवारी जी, जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में अभी बने हुए हैं, अर्थव्यवस्था पे क्या असर है वो सबके सामने है, लेकिन क्या ओपी तिवारी जी यहाँ पर हम ये समझे कि अब बांग्लादेश में जो हालात है, क्या ये संकेत है इमरजेंसी के? सिचुएशन तो बहुत ही खराब हो चुकी है, लेकिन पर्सन ये देखा जाएगा, एक मैं उम्मीद ये कर सकता हूँ कि जो पार्टी जो शेख हसीना की जो पार्टी थी उसको दबाया गया था, तो हो सकता है कुछ और पार्टियां जो देश हित में काम कर रही थी ऊपर उठेंगी और ये अपोजिशन को दबा के ये सिचुएशन कंट्रोल में हो जाए, लेकिन उसकी उम्मीद अभी भी कम है, क्योंकि बांग्लादेश जो था यूएस एड की सपोर्ट की वजह से ही काफी कुछ आगे चल रहा था। अब सिचुएशन धीरे धीरे इतनी खराब हो गई है कि लोग भूख मरे, मतलब खाना बंद हो जाएगा, लोगों की नौकरी बंद होगी, सैलरी आनी बंद हो जाएगी, तो और ज्यादा अनरेस्ट होगा। यहाँ एक तो मेन डिसएडवांटेज है कि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बांग्लादेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इनको चेक पर रखना बहुत मुश्किल है। और टेररिस्ट एक्टिविटी का और ये अदर थिंग का जो एक मेन जो बूस्टर जो होता है वो अनएम्प्लॉयड यूथ होता है, वो अनरेस्ट पैदा करने के लिए या टेररिस्ट एक्टिविटी इन्वॉल्व होने के लिए एक रेडीमेड डोमेन है जहां से आराम से रिक्रूट किया जा सकता है। तो इस तरह की हालत वहां हो रही है, तो भारत के लिए तो बहुत ही खराब सिचुएशन, बहुत ही खराब न्यूज है। एंड भारत को तो इसको जैसे भी इंटरफेयर करके कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। और जब ट्रम्प साहब ने कह दिया था कि बांग्लादेश तो भारत के जिम्मे है, लेकिन भारत कैसे कब कदम उठाएगा ये समय की बात है, और किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि इंटरनेशनल दबाव से अब प्रेशर डाल के शेख हसीना को वहां पहुंचाया जाए, शेख हसीना कंट्रोल करे और आर्मी उनकी फुल सपोर्ट करे, आर्मी का भी मतलब प्रेशर डाला जाए। अब यूएस और बाकी कंट्रीज का जब प्रेशर होगा तो वहां की जनता भी इनके साथ आएगी और देश का सुधार हो सकता है और विश्व शांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। एक ही सिवाज जी, जब मोहम्मद यूनुस की हम बात करते हैं, आर्थिक जानकार हैं, वो बड़े आर्थिक जानकार हैं, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश में स्थिति क्या ये सबके सामने है, उन्हीं के खिलाफ वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या ये माना जाए कि एक बार फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट के ये आसार, शेख हसीना की वापसी हो सकती है? देखो, शेख हसीना की इमीडिएटली वापसी शायद नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक आक्रोश पैदा कर दिया था गवर्नमेंट ने और एक माहौल पैदा किया हुआ है बांग्लादेश के अंदर कि भाई शेख हसीना के समय जो लास्ट 5-6 महीने थे वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं थी और काफ़ी ह्यूमन राइट वायलेशन हुए और काफ़ी जो स्टूडेंट्स की डेथ हुई उसको एक प्रकार से ये दिखाया जा रहा है कि शेख हसीना की गवर्नमेंट के दौरान हुए। तो ऐसा लगता है कि अब शेख हसीना इमीडिएटली तो जाना मुश्किल है। हो क्या सकता है? देखो, ये सच्चाई है कि आज की तारीख में सिचुएशन ठीक नहीं है और मुझे लगता है आर्मी एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकती है। बिहाइंड द कर्टन करना चाहते हैं जवान, वो डायरेक्टली टेक ओवर नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि एक प्रकार से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव हो, इलेक्शन जल्दी हो और इंक्लूसिव और हर एक पार्टी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। अगर अवामी लीग को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है और इंक्लूसिव होते हैं, फेयर एंड फ्री होते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो अवामी लीग है वो अच्छा करेगी। और अगर वो अच्छा करती है तो ये सच्चाई है कि आने वाले समय के अंदर उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा गवर्नमेंट में, तो फिर शेख हसीना जा सकती है। मगर ये अभी इस ऐसी हालात पैदा नहीं हुए हैं क्योंकि सिचुएशन वहाँ पर अभी भी रेडिकलाइज एलिमेंट्स जो हैं वो घूम रहे हैं। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। आईएसआई अपने गठ जोड़ बना रहा है। और दूसरा, मैंने ये रोहिंग्या के बारे में आपको बताया, रोहिंग्या एक बहुत बड़ा चैलेंज है
क्योंकि रोहिंग्या को अगर पैसा नहीं मिला यूएसएड से बांग्लादेश को, तो रोहिंग्या को मेंटेन और मैनेज नहीं कर पाएंगे और रोहिंग्या फिर इनके लिए थ्रेट होगी। और बांग्लादेश की जो आईएसआई वो चाहेगी कि ये रोहिंग्या भारत की तरफ पुश किए जाएं, तो वो भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और एक दूसरा भारत के लिए चिंता का विषय है कि जो एक्सट्रीमिस्ट कैंप किसी समय में होते थे वो बंद कर दिए गए थे शेख हसीना के समय में, और नॉर्थ ईस्ट में अगर शांति आई थी तो उसका श्रेय शेख हसीना को भी जाता है। मगर अब सुनने में आया कि जैसे डीजीआईएसआई आए थे जनरल मलिक, उसको भी ले जाया गया था चिटागोंग हिल में और आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। तो ऐसा भी हो सकता है कि बांग्लादेश के अंदर वो दोबारा जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, चाहे उल्फा, एनडीएफबी, एनएससीएन-आईएम, एनएससीएन कपलांग, पीएलए, वो भी एक प्रकार से दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। हमें उसके लिए भी बहुत ज्यादा कंसर्न रहना पड़ेगा। अब जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है, प्रॉब्लम बांग्लादेश की ये है, ये मैं मानता हूं कि इसका जो रॉ मटेरियल वो भारत से जाता है और इंटरलिंक था। भारत के अंदर जो टेक्सटाइल था वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री और आपके जो छोटे तख्ते के हैं उनको टारगेट कर रहा था, और जो बांग्लादेश का टारगेट था वो एक्सपोर्ट की तरफ था, हाई क्वालिटी की तरफ था। तो मुझे लगता है कि ये सच्चाई है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अभी ये ज्यादातर वियतनाम की तरफ जा रहे हैं, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। मगर ये एट द सेम टाइम अगर रॉ मटेरियल हम टाइम पे भेज रहे हैं मगर हमारी कोई ऐसी भारत की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बांग्लादेश के अंदर ही है। बांग्लादेश इसका फायदा नहीं उठा पा रहा क्योंकि बांग्लादेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, पावर नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो इसलिए जो अनरेस्ट हो रहा है एक प्रकार से आपका लेबर का भी। और बांग्लादेश के अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप हो जाती है और वहां पर अनसर्टेनिटी का माहौल आता है, आप ये कहोगे अपॉर्चुनिटी तो है मगर वो भारत के लिए लॉन्ग रन में कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत की और बांग्लादेश की जो टारगेट था टेक्सटाइल को थोड़ा सा अलग था। हमें इस चीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए। मगर एक चीज मैं ये कह के चलता हूं कि बांग्लादेश को अगर अभी नहीं संभाला गया अगले 1-2 महीने में, तो फिर बांग्लादेश एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएगा कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए भारत को बिहाइंड द कर्टन एक प्रोएक्टिव रोल करना पड़ेगा। और जो बांग्लादेश की फौज है, जन जवान, जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत का को यहाँ पे एक रोल निभाना होगा। यूके देवनाथ जी, जब पीएम नरेंद्र मोदी की हम बात करते हैं तो नेबरहुड फर्स्ट की नीति पे वो काम कर रहे हैं, उनकी ये नीति भी रही है। और बांग्लादेश के अब जो हालात हैं, इन्वेस्टर्स वहाँ पे पहुंच नहीं रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, आईएसआई वहाँ पे अपना गढ़ बना रहा है। और ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश के अंदर एक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और खबरें ये भी सामने आ रही है कि मोहम्मद यूनुस पीएम नरेंद्र मोदी से मिलना भी चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो एक आखिरी उम्मीद है ये भारत अब बांग्लादेश के लिए। निका, भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस अगस्त के महीने के पहले तो बहुत अच्छे थे, अभी भी न्यूट्रल पर ही हैं। विदेश मंत्रालय और श्री एस जयशंकर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भारत से बांग्लादेश को जितनी भी मदद भेजी जा सकती है वो भेजी जाए। द्विपक्षीय जो ट्रेड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का जो एक्सचेंज है वो चल रहा है। बैंकिंग सिस्टम ढाका और कलकत्ता के बीच में अभी नॉर्मल स्थिर है, दिक्कत कोई नहीं है। सिर्फ बात यह है कि क्या भारत मोहम्मद यूनुस को उनका जो एक पर्सनल स्पेस है वो देता है कि नहीं। जाहिर बात है मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में दिसंबर तक तो केयरटेकर गवर्नमेंट के हेड हैं। दिसंबर में जब इलेक्शन होगा तो देखना पड़ेगा कि अवामी लीग क्या पावर में आती है। अगर अवामी लीग को बैन नहीं करते और अवामी लीग को बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन इलेक्शन में फ्री एंड फेयर चांस देती है तो शायद अवामी लीग पावर में आएगी, और अवामी लीग पावर में आते ही शेख हसीना का बांग्लादेश में वापसी तय है। प्रधानमंत्री मोदी जी बिम्स्टेक के पृष्ठभूमि में अभी शायद मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे, क्योंकि भारत को बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन जो नॉर्मल रखने पड़ेंगे, किन्हीं भी तनाव से मुक्त रखना पड़ेगा। तो बिम्स्टेक की मीटिंग के दौरान जो भी जनरल मीटिंग होगी, सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट एंड किंग्स वहां पर होंगे, मोहम्मद यूनुस भी होंगे, तो मोदी जी उनसे मिलेंगे। सिर्फ ये है कि
क्या 1-to-1 द्विपक्षीय वार्तालाप होगी, उसके बारे में थोड़ा अभी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय चाहेगा कि मोदी जी मोहम्मद यूनुस से मिले। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि अगर हम बांग्लादेश को हमारे पास रखते हैं, हमारे पाले में रखते हैं, तो बांग्लादेश इतनी आसानी से पाकिस्तान की गोद में नहीं बैठेगा। जी, तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से बचाने के लिए भारत को पहल करनी होगी, यूपी तिवारी जी। और जो सत्ता का समीकरण नजर पाकिस्तान में आता है, वह इन दिनों बांग्लादेश में नजर भी आ रखा है। मोहम्मद यूनुस की बात की जाए तो क्या उनके पास इन सभी स्थितियों से उबरने के लिए कोई प्लान नजर नहीं आ रहा? देखिए, मोहम्मद यूनिस का कोई अपना प्लान था नहीं। वो तो पपलू थे अमेरिका के, उनको बैठा दिया था कि जो हम कहेंगे करो। लेकिन बदकिस्मती ऐसी थी कि यूएस में भी रूल चेंज हो गया और यहाँ पर इनको खुद समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। क्योंकि यूनिस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सेप्ट लोग ग्रामीण बैंक का उन्होंने चालान किया था और बाकी बांग्लादेश में पॉपुलर हुए थे, उसमें पैसा भी अमेरिका ने पंप इन किया था। अदरवाइज ना पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल एम्बिशन इनके पास ना कोई एक्सपीरियंस है, ना लोगों का डीलिंग का एक्सपीरियंस है। एक तरीके से छोटे लेवल के इकोनॉमिस्ट थे और अमेरिका ने इनको पपलू बना के उनको खड़ा किया, जेलेंस्की जैसा यूक्रेन में खड़ा किया गया। अब ये जो है ये किस तरीके से बैठेगा वहां की, जैसा भी शिवाज साहब भी बता रहे थे और अपना देवनाथ सर भी बता रहे थे कि उनकी आर्मी हैज टू प्ले मेजर रोल। बिकॉज ये पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी है, 2-3 कम आएगी और इलेक्शन ये दिसंबर तक टालते जाएंगे। और दिसंबर इतना लेट टलेगा तब तक यहाँ की हालत बहुत खराब हो जाएगी। पाकिस्तान की तो हालत ऐसी खराब है, पाकिस्तान का तो जब पिछले एक हफ्ते में जो बलूचिस्तान वहां पर हो रहा है वो हालत खराब हो जाएगी। कि पाकिस्तान की तरफ झुकना इनको, पाकिस्तान से इनको कुछ मिलने वाला है नहीं, पाकिस्तान इनसे बल्कि कुछ लेगा ही। पाकिस्तान इनकी पॉपुलेशन को, डिस्क्रिमिनेटेड जो पॉपुलेशन है उनको यूटिलाइज करके इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश करेगा ताकि यहाँ पर कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी हो सके। और ये जनता वहां की कितनी चाहेगी कि नहीं चाहेगी ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और लेकिन जिस तरीके से वहां अनरेस्ट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो लोग ये प्रेरित होंगे, इसके मतलब शिकार बनेंगे और आराम से आना कोशिश करेंगे। ये भारत के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। अभी फिलहाल भारत के लिए बहुत गंभीर समस्या है। जो बॉर्डर था, बॉर्डर को हमें एक तरीके से गार्ड करना पड़ेगा, बिकॉज इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा और प्लस लोग यहाँ भाग के इधर आने की कोशिश करेंगे नौकरी के खर्च में, जिस तरीके से 77 में आए थे और जिस तरीके से प्रॉब्लम समस्या भारत की इतनी बड़ी हो गई है उनके बांग्लादेशी लोग के आने के बाद से, ये दोबारा रिवाइव ना हो, इसको बहुत पहले काउंटर करना पड़ेगा। और पिछली बार जैसे बीएसएफ को चेक किया था, बीएसएफ एंड आर्मी बोथ हैज टू बी अलर्ट। लास्ट टाइम मैं क्लेम नहीं करना चाहता हूँ, बीएसएफ की वजह से बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, उनके सॉफ्ट कॉर्नर थे और जो उनकी जो भी एक्टिविटी थी उसकी वजह से उन्होंने परमिट तो नहीं कहूंगा, लेकिन दे वाज स्लाइटली रिलैक्स एंड बहुत ज्यादा भारत में लोग आ गए थे बांग्लादेश के। अब निकालना इतना मुश्किल हो गया था, पूरी डेमोग्राफी डिस्टर्ब हो गई थी। अब ये बांग्लादेश का जो सवाल है वहां पर भी दो तरीके से थोड़ी सी लड़ाई उनकी आपस में भी है, ये बांग्ला स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग। अभी से पाकिस्तान ने बीच में कंसर्न भी कहा हुआ है, पाकिस्तान कंसर्न में दिखा रहा है कि इनका झगड़ा बंद हो जाना चाहिए, बिकॉज बांग्ला स्पीकिंग जो बांग्लादेशी है वो स्लाइटली डोमिनेंट है और उर्दू स्पीकिंग थोड़ा कम है। तो इनकी भी एक झगड़ा जैसी भी थोड़ा आगे बढ़ सकता है तो और भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बट इसका कंसर्न बार बार पाकिस्तान बांग्लादेश को बता रहा है। अब बांग्लादेश की इतनी बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसको कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है, पर्टिकुलरली जबकि यूएस एड और यूएस से जो भी पैसे आने थे वो सारे बंद हो गए हैं। अब इनकी जो भी सोशल एक्टिविटी और जो भी इनकी फैसिलिटी जो लोगों को देने के वो आ रहे थे वो सारे करीब बंद हो गए। और ये हालात बता रहे हैं यहाँ पे कि शिवाजी के आने वाले दिनों में बांग्लादेश में क्या स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है? हाँ बिल्कुल, देखो बांग्लादेश के अंदर अब जो स्थिति है उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? ये जो वैक्यूम क्रिएट करा दी है जो अमेरिका की मूर्खता के कारण, डीप स्टेट के कारण, उसका इस्तेमाल दो देश कर रहे हैं, एक तो पाकिस्तान और एक चीन। चीन के अंदर भी अगर आप देखें, चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो एक प्रकार कर्टेल की थी उसको बढ़ाया जा रहा है, तेस्ता बेसन जो भारत की तरफ दिया जा रहा था उसको भी अब दोबारा चीन को दिया जा रहा है। मगर अब हम सोचते हैं कि भारत कैसे इस चीज़ को चले। जैसे बातचीत हो रही है कि जो बिम्स्टेक की मीटिंग है उसके अंदर क्या प्रधानमंत्री मोदी को मिलना चाहिए मोहम्मद यूनुस से या नहीं, ये एक बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है। वो क्यों कि अगर वो मिलते हैं तो एक प्रकार वो लीगलाइज कर रहे हैं इनकी जो रूल को, जिसको भारत नहीं चाह। भारत कहता है कि ये थोपा हुआ है, ये इलीगल है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। मगर अगर नहीं मिलते हैं तो फिर उससे भी ज्यादा नुकसान है, क्योंकि फिर आप उसको धकेल रहे हैं एक तरफ से, उसका फायदा चीन और पाकिस्तान उठाएगा। तो मुझे लगता है कि बेटर यही होगा कि हम इनसे
कम्युनिकेट करें, क्योंकि बांग्लादेश को संभालें, क्योंकि बांग्लादेश भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर है, पार्टनर है। बिल्कुल, और यही अगर वजह है कि हमको वहाँ उसको पे जो जाता है, हालात है उन्हें संभालने की जरूरत उसको है और संभालना इसमें जरूरी भारत है, एक इसलिए अहम मुझे भूमिका लगता है निभा मिलना सकता है। जी चाहिए। ठीक है, आप तीनों का मीटिंग बहुत होनी शुक्रिया अपना समय देने के लिए।